हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लास्ट लेक्चर सेकंड बूस्टर को लेकर के आए हैं, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है क्रैश कोर्स का, और सेकंड बूस्टर में हम लाए हैं सर्किट फंडामेंटल और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसका पूरा हम कोर्स कवर करेंगे। तो इसे हम शुरू करते हैं, आइए। हाँ, सबसे पहले हमारा है स्टडी करंट। तो स्टडी करंट क्या होती है? तो किसी भी सर्किट में बहने वाली धारा जो समय के साथ नहीं बदलती है, स्टडी करंट कहलाती है। जैसे कि रेजिस्टेंस R से होकर के बहने वाली धारा, जैसे हमारे पास अगर ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस को अगर हम किसी बैटरी या सेल से जोड़ दें, तो इसमें जो धारा रहेगी वो धारा हमारी लगातार कांस्टेंट रहेगी, और ये हमारी कहलाती है स्टडी करंट। इधर की साइड में धारा ले ली, इधर वोल्टेज ले लिया। तो किसी भी सर्किट में बहने वाली धारा जो समय के साथ नहीं बदलती यानी कांस्टेंट रहती है, वो करंट हमारी क्या कहलाती है? स्टडी करंट कहलाती है। दूसरा है हमारा ट्रांसिएंट करंट, क्षणिक धारा। किसी भी सर्किट में बहने वाली वो धारा जो स्मॉल टाइम में 0 से बढ़कर के मैक्सिमम हो जाती है, वो धारा हमारी ट्रांसिएंट करंट कहलाती है। जैसे LR सर्किट में या CR सर्किट में या LCR सर्किट में बहने वाली धारा। तो इसमें क्या होता है, अगर हम L कोई इंडक्टेंस ले लें या LR सर्किट में है, तो ये धारा हमारी बढ़कर के क्या होती है? एकदम से मैक्सिमम हो जाती है, बहुत कम समय में मैक्सिमम मान तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है हमारा LR सर्किट। तो LR सर्किट में हम सबसे पहले ग्रोथ का फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल्ड स्टडी तो हम पढ़ चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, हमें शॉर्ट में सारी चीजें पढ़नी है। तो ग्रोथ का जो फार्मूला आता है वो है I = I0 1 - e की पावर -R/L × T। इसका मतलब है LR सर्किट में जो करंट की ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि LR सर्किट में धारा की वृद्धि या ग्रोथ कौन से नियम के अनुसार होती है? तो वो होती है एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार या चरघातांकी नियम के अनुसार। अगर इस फार्मूला में t की जगह पर हम इन्फिनिटी लगा दें तो I = I0 आएगा। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि धारा को अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में अनंत समय लगेगा। और इसी फार्मूला से हम निकालते हैं यहां से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। t के मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी दे रखी है R/L, इसका जो इनवर्स होता है उसकी डायमेंशन टाइम की होती है, इसीलिए हम उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट L/R होता है। तो LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जिसमें धारा अपने अधिकतम मान से बढ़कर के 0.632 या 2/3 टाइम्स हो जाती है। जो I0 है, I0 का 2/3 गुना अगर जब धारा हो जाए बढ़ते बढ़ते, तो वो कहलाता है उसका टाइम कांस्टेंट। अब आता है डिके का फार्मूला। तो डिके जो है वो फार्मूला आता है I = I0 e की पावर -R/L × T। इसका मतलब है LR सर्किट में जो करंट का डिके होता है वो भी एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होता है। और अगर इस फार्मूला में t की जगह इन्फिनिटी लगा दें तो I = आएगा 0। इसका मतलब है कि जब LR सर्किट में धारा अपने अधिकतम मान तक पहुंच चुकी है, तब उसे 0 मान तक पहुंचने में अनंत समय लगेगा। और L/R जो है वो इसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो डिके से भी हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट वो समय होता है जिसमें धारा घट करके अपने अधिकतम मान की 0.368 या 1/3 टाइम रह जाती है। यानी धारा घटते घटते अधिकतम मान I0 की कितनी रह जाए? 0.368 गुना रह जाए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से LR सर्किट होता है। अब हम लेते हैं CR सर्किट। CR सर्किट में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले चार्जिंग का फार्मूला देखते हैं, Q = Q0
1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर। इसका मतलब सी आर सर्किट में जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की वो एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। और यदि t इक्वल टू इन्फिनिटी लगा दें तो Q बराबर आएगा Q नॉट। इसका मतलब है कैपेसिटर को अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होने में अनंत समय लगेगा। अब उसके बाद टाइम कांस्टेंट, तो यहां टाइम कांस्टेंट t के जो मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन सी आर का इनवर्स कर दें तो क्या आएगा, सी आर आएगा। तो ये t बराबर सी आर जो है वो सी आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है और इसकी यूनिट जो होगी वो सेकेंड होगी। अब डिस्चार्जिंग देखते हैं, तो डिस्चार्जिंग क्या होती है, Q इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर। इसका मतलब है कि सी आर सर्किट में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। अगर यहां t इक्वल टू इन्फिनिटी लगा दें तो Q बराबर 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है तो उसे अपने 0 मान तक डिस्चार्ज करने में भी अनंत समय लगेगा। अब हम लेते हैं LCR सर्किट। डिस्चार्जिंग केवल पढ़ रहे हैं यहां पर हम, तो डिस्चार्जिंग यहां पर हमारे 3 केस आते हैं। पहला केस आता है जब k स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू होती है r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन LC। तो इस तरीके की जो डिस्चार्जिंग होती है वो डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है LCR सर्किट की डिस्चार्जिंग से। ये k स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर चार्जिंग कौन से नियम के अनुसार होगी, तो इस तरीके की डिस्चार्जिंग जो है लॉ के अनुसार एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। और इस तरीके की डिस्चार्जिंग को हम कहते हैं ओवरडैम्प्ड या डेड बीट या नॉन ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग कहते हैं। नॉन ऑसिलेटरी का मतलब है अदोलनी डिस्चार्जिंग, इसमें कोई भी दोलन नहीं होता है, तो ये डिस्चार्जिंग अदोलनी होती है। तो हमें ये याद रखने होंगे, 3 केस हैं हमारे इसमें, k स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और k स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो पहले केस में चार्जिंग जो है वो डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार है और इसे डेड भी या नॉन ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग कहते हैं। केस सेकंड हमारे पास आता है k स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, या हम कह सकते हैं r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC। और इस तरीके की जो डिस्चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार होती है। एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार ये डिस्चार्जिंग होती है और इस डिस्चार्जिंग का नाम होता है क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्जिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्जिंग कौन से केस में होगी, k स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर और k स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्रिटिकली डैम्पिंग जो होती है वो k स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर में होती है। और इसका थर्ड जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो k स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर ये थर्ड केस है, दैट इज r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन LC। और इस तरीके की डिस्चार्जिंग को हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होंगे, दोलन होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, और इन दोलन की कंडीशन क्या होगी, r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन LC। एक l से ये l कैंसिल हो गया तो r स्क्वायर लेस देन 4l अपॉन C, यानी r इज लेस देन 2 रूट l अपॉन C। या r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 अंडर रूट l अपॉन C। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इसे ध्यान रखेंगे कि इसमें ये जो है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्या होती है। तो कभी तो ये r लेस देन 2 अंडर रूट l अपॉन C पूछ लेते हैं और कभी कह देते हैं कि रेजिस्टेंस का मैक्सिमम मान 2 अंडर रूट l अपॉन C के बराबर होगा। तो ये हमें याद रखना होगा। और इस केस में जो टाइम पीरियड आता है 2 पाई अपॉन, हम यहां बीटा पढ़ते थे और बीटा की जगह क्या होता है अंडर रूट 1 अपॉन LC माइनस r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी आती है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC माइनस r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये LCR सर्किट पूरा हो गया। अब हम यहाँ 1-2 पॉइंट और लेते हैं। जैसे एक हमारा लीकेज मेथड होता है जिसे हम क्षरण विधि कहते हैं, तो उससे हम हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हाई रेजिस्टेंस कौन से मेथड से मेजर किया जाता है, तो हमें याद रखना है लीकेज मेथड से हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट हमारा आता है एसी ब्रिज। तो एसी ब्रिज क्या क्या चीज मेजर करने के काम आते हैं? तो एसी ब्रिज से हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट में काम लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो मेजर हम करते हैं वो डीसी ब्रिज के द्वारा करते हैं और एसी ब्रिज के द्वारा हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी का भी मेजरमेंट करते हैं। एसी ब्रिज को हम इंपीडेंस ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे जो डीसी ब्रिज होते थे वो इस तरीके से होते थे, जैसे हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो उसमें क्या लगे होते थे? यहां पर रेजिस्टेंस लगे होते थे और बीच वाली भुजा में डिटेक्टर है और यहां पर हमारा जो है वो डीसी सोर्स लगा होता था। लेकिन एसी ब्रिज में क्या करते हैं? इसे हम रेजिस्टेंसेज को इंपीडेंस जेड से रिप्लेस कर देते हैं। आर को हम काय से रिप्लेस करते हैं? जेड से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एसी ब्रिज में रेजिस्टेंस को किस चीज से रिप्लेस किया जाता है? तो इंपीडेंस से रिप्लेस करते हैं, जेड से रिप्लेस करते हैं, ये याद रखना है। एसी ब्रिज में रेजिस्टेंस आर के स्थान पर इंपीडेंस जेड का यूज करते हैं। नंबर 3 है एसी ब्रिज के संतुलन की दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन होती है डीसी बैलेंस की कंडीशन और दूसरी होती है एसी बैलेंस की कंडीशन। तो यह भी याद रखना है कि एसी ब्रिज में बैलेंस की कितनी शर्तें आती हैं, कितनी कंडीशन आती हैं? तो दो कंडीशन आती हैं। अब हमारे सिलेबस में जो ब्रिज हैं उनके लिए मैं निकाल रहा हूं कि भाई एल इंडक्टेंस कौन कौन से ब्रिज से ज्ञात करते हैं? तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है, मैक्सवेल का एलसी ब्रिज भी होता है। तो हमें मैक्सवेल शब्द अगर कहीं दिखता है इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? उससे इंडक्टेंस। दूसरा ओवेंस ब्रिज है और तीसरा एंडरसन ब्रिज है। तो ये तीन ब्रिज हमें याद रखने हैं। इन तीनों ब्रिज से हम क्या निकालते हैं? इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ सी, यानी कैपेसिटर कौन कौन से ब्रिज से निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस? तो शियरिंग ब्रिज है, बीन्स ब्रिज है और डी शॉर्टी ब्रिज है। तो इन तीन ब्रिज की सहायता से हम कैपेसिटेंस निकालते हैं और शेयरिंग ब्रिज जो है वो स्मॉल कैपेसिटेंस को मुख्यतया ज्ञात करने में काम आता है। तो ये हमें याद रखनी है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, इस जगह से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि मैक्सवेल ब्रिज किस काम में आता है, या ओवेंस ब्रिज या एंडरसन ब्रिज। और एंडरसन ब्रिज जो है वो मैक्सवेल के ब्रिज का ही या मैक्सवेल एलसी ब्रिज का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म में संशोधित रूप है। तो ये ध्यान रखेंगे। और शेयरिंग ब्रिज, बीन्स ब्रिज और डी शॉर्टी ब्रिज ये कैपेसिटेंस याद करने में काम आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रिज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है और एलआर, सीआर, एलसीआर यानी बेयरिंग करंट या ट्रांसिएंट करंट का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हमारी बचती है नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम में आप लोगों को शॉर्ट में भी करा चुका हूं, मेरा लेक्चर क्रैश कोर्स में पड़ा हुआ है, उसे आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम से भी कई क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अब हम लेते हैं सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को देखते हैं। सॉलिड्स तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 होता है कंडक्टर, फिर होता है सेमीकंडक्टर और लास्ट में आता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वो पदार्थ कंडक्टर कहलाते हैं, या जिनमें धारा का प्रवाह तेजी से होता है कंडक्टर कहलाते हैं। नंबर 2 सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और इंसुलेटर वो पदार्थ कहलाते हैं जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर की वो 10⁻⁻7 सीमेंस पर मीटर के हिसाब से होती है। और सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻7 से 10⁻13 के बीच में होती है, और इंसुलेटर में 10⁻13 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास एनर्जी बैंड गैप के आधार पर है। एनर्जी बैंड गैप के आधार पर हम कंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, हम देखिए ये इस तरीके से हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या है, वैलेंसी बैंड है। तो वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारे पास हो गया वैलेंसी बैंड। और ऊपर की साइड में जो होता है वो होता है कंडक्शन बैंड। तो ये हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड, ये इस तरीके से कंडक्शन बैंड होता है। और बीच में ये हमारे पास ओवरलैपिंग आ जाती है, तो ये हमने दिखाया हुआ है। और ओवरलैप आ जाती है तो जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में सदैव ही प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है कंडक्टर्स में।
और इसी तरीके से वैलेंसी बैंड की अगर हम बेस पर देखें, सेमीकंडक्टर को डिफाइन करें, तो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक एनर्जी बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, और जिसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। अगर हम सिलिकॉन के केस में देखें तो ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे हमने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, और जर्मेनियम के लिए बैंड गैप जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वैल्यूज भी हमें याद रखनी है। और इसी तरीके से अगर हम इंसुलेटर में जाएं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे हमने ईजी से लिखा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, और ये लगभग जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड यानी बैंड थ्योरी के आधार पर भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंडक्टर होता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये इसके आधार पर भी क्वेश्चन आता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक कंडक्टर का कैसा होता है, पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है। तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, और इंसुलेटर के केस में भी नेगेटिव होता है, लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सेमीकंडक्टर का याद रखना है। अब बात आती है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी इसकी घट जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं जर्मेनियम जर्मेनियम या सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फ्री होते हैं, तो क्या होगा, यहां पर रेजिस्टेंस घट जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेगी कि सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका घट जाएगा, या रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी, घट जाएगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें स्लाइड देखते हैं क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट फॉर्म में जनरली मिलते हैं उनका नाम हमें याद है कि सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में होते हैं। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अगर हम इन्हें कंपाउंड फॉर्म में देखें तो सेमीकंडक्टर है, कौन सा है, ये एक सेमीकंडक्टर है हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड, और भी सेमीकंडक्टर हो सकते हैं जो कि हमने लाइट एमिटिंग डायोड में पढ़े हुए हैं। तो ये हमें याद रखनी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट वाली ये याद रखनी है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह से व्यवहार करता है। जो सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पर उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, परफेक्ट इंसुलेटर होता है, पूर्ण कुचालक होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सेमीकंडक्टर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन है उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इनकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है, इसलिए ये हमारे किसी यूज के नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिलाएं तब हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं डोपिंग। अब अशुद्धि कौन से ग्रुप की मिला सकते हैं, क्योंकि जर्मेनियम और सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप में, 4th ग्रुप में, तो इसमें या तो इससे एक पहले वाले ग्रुप की अशुद्धि मिला दें 3rd ग्रुप की, या मिला दें हम 5th ग्रुप की अशुद्धि। तो 2 तरह के हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। अब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल सकता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल सकता है। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिलाते हैं, 5th ग्रुप की इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, यानी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस। ये नाम भी हमें याद रखने हैं।
कभी कभी आ जाता है कि हम प्योर जर्मेनियम में बिस्मिथ मिलाते हैं तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ये नाम भी हमें याद रखने हैं कि, या फिर नाम दे देंगे वो और कहेंगे थर्ड ग्रुप का, मतलब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम कौन सी अशुद्धि निम्न में से मिला सकते हैं। तो ये नाम हमें याद रखने होंगे। तो हम जब फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, डोनर इंप्योरिटी कहते हैं, तब हमारा क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और इमूवेबल पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसी तरीके से अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाएंगे। और थर्ड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम, ये नाम भी याद रखेंगे। तो जब प्योर जर्मेनियम या सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम या सिलिकॉन में थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम मिक्स करते हैं, तब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, याद रखेंगे पी, और पी का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, होल्स पे, इसलिए पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गए, होल्स हो गए। तो ये हमारे मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। दूसरे जो बचे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इमूवेबल नेगेटिव आयंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पर कैसा आवेश होता है, तो सब बच्चे लिख देते हैं पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं और टोटल चार्ज जो है वो हमेशा जीरो ही आता है। तो याद रखेंगे पी टाइप हो या एन टाइप क्रिस्टल हो, वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। दोनों तरफ हमने लिख रखा है न्यूट्रल होते हैं। टोटल चार्ज क्या होता है, दोनों तरफ में लिखा हुआ है जीरो। तो उम्मीद है कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबके समझ में आ गया होगा। पी टाइप कैसे बनाते हैं, एन टाइप कैसे बनाते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। एन टाइप कब बनेगा, जब पांचवें ग्रुप की अशुद्धि मिलाएं। पी टाइप कब मिलेगा, जब तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाएं। पी टाइप बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो थर्ड ग्रुप के हैं। कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलियम। और अगर हमें एन टाइप मिलाना है तब हम कैसे मिलाएंगे, फिफ्थ ग्रुप की। फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन सी अशुद्धि होती हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और फास्फोरस। और पी टाइप या एन टाइप क्रिस्टल पूर्णतया कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसी इंप्योरिटी मिलने से बनता है, तो ये पी टाइप जो बनता है वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी यानी ग्राही अशुद्धि से बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है वो डोनर इंप्योरिटी से बनता है। तो यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, इसे कई बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट इसमें आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या का गुणनफल जो है वो क्या होता है, ni² के बराबर होता है। अब पीएन जंक्शन बनाने की विधियां क्या होती हैं, पीएन जंक्शन बनाने के मेथड क्या हैं, तो तीन मेथड होते हैं। नंबर एक ग्रोन जंक्शन मेथड, फ्यूज्ड और एलॉय जंक्शन मेथड और डिफ्यूज्ड जंक्शन मेथड। केवल नाम याद रखने हैं, ज्यादा नहीं। ग्रोन जंक्शन, फ्यूज्ड या एलॉय जंक्शन और डिफ्यूज्ड जंक्शन, तो तीन तरीके से हम इसे बनाते हैं। अब आती है थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक पीएन जंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इसकी हमें थ्योरी हमें तैयार करनी है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इमूवेबल एक्सेप्टर आयंस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव होंगे सब, ये नेगेटिव आयंस, एक्सेप्टर आयंस होंगे। ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर डोनर आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ गति अधिक काइनेटिक एनर्जी वाले होल्स इधर जाते हैं और जंक्शन क्रॉस करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन से क्रिया करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। ये डिफ्यूजन शब्द याद रखना, विसरण की क्रिया करके नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से एन टाइप के कुछ अधिक काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में आते हैं और यहां जंक्शन के पास वाले होल से डिफ्यूजन द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो जंक्शन के दोनों ओर एक ऐसी लेयर बन जाती है
जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही होल्स होते हैं, केवल यहां पर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ये आयंस होते हैं। तो इस लेयर में क्या बन जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन हो गया, इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा जिसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसके कारण जंक्शन के दोनों ओर एक बैरियर फील्ड पैदा हो जाता है जिसे बैरियर फील्ड कहते हैं, और जिसके कारण एक पोटेंशियल पैदा होता है जिसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्रिया इलेक्ट्रॉन और होल्स की जंक्शन को पार करने की तब तक बनी रहती है जब तक कि इस लेयर की चौड़ाई 10⁻⁻⁶ मीटर या 1 माइक्रोन, 10⁻⁻⁶ मीटर का मतलब क्या हो गया, माइक्रोन। तो जो डिप्लेशन लेयर होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, माइक्रोन के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, याद रखेंगे, ये भी आता है क्वेश्चन। तो ये फिर इधर से उधर जाना रुक जाता है। तो इस तरीके से डिप्लेशन लेयर में क्या होते हैं, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन होता है ना होल होता है। और इनका डिप्लेशन हो गया तो इधर से मेजॉरिटी कैरियर इधर जाने और इधर से मेजॉरिटी कैरियर इधर आने बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक हमारे पास क्या बन गया, पीएन जंक्शन की क्रियाविधि आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन के कारण डिप्लेशन लेयर बनती है। डिप्लेशन लेयर में केवल आयंस होते हैं। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई 10⁻⁻⁶ मीटर या 1 माइक्रोन के ऑर्डर की होती है। अगर ये सिलिकॉन का जंक्शन है तो यहां जो बैरियर पोटेंशियल पैदा हुआ है वो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। और पीएन जंक्शन का सिंबल ये होता है। पीएन डायोड किस काम आता है, तो ये एसी को डीसी में बदलने के काम आता है, यानी रेक्टिफिकेशन के काम आता है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो दो तरीके से बायसिंग कर सकते हैं। अगर इसके पी टाइप को, पीएन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो धारा बहती है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। इसी तरीके से इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ दें तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हो जाएगी तो कम हो जाएगी, याद रखना है। फॉरवर्ड बायसिंग में चौड़ाई कम होती है और रिवर्स बायसिंग में चौड़ाई बढ़ जाती है। दूसरा है रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग क्या होगी, जब पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये रिवर्स बायसिंग कहलाती है। और रिवर्स बायसिंग में जो धारा बहती है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की बहती है। और इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाती है। जिस वोल्टेज पर करंट बढ़नी शुरू होती है फॉरवर्ड बायसिंग में वो वोल्टेज क्या कहलाता है, नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है। और सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, रट लो ये ना। अच्छा, इसमें जो धारा बहती है वो एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार बहती है और जो करंट इक्वेशन होती है वो होती है I = I0 e⁻⁸ eta जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ईटा जो है स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम के लिए 1 होता है, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। तो ये हमारी डायोड इक्वेशन भी कहलाती है। अब पीएन जंक्शन का कार्य देखते हैं। एसी को डीसी में बदलना इसका काम होता है, यानी कि ये रेक्टिफायर की तरह से काम करता है। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ, इसे जेनर को हम जर्मेनियम से भी बना सकते हैं और सिलिकॉन से भी बना सकते हैं। बना डायोड होता है जिसका कि रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर या विभव नियामक की तरह कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जेनर डायोड का यूज होता है तो वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में इसका यूज होता है, वोल्टेज कंट्रोल या वोल्टेज विभव नियंत्रक की तरह हिंदी में कहते हैं। और जेनर डायोड का सिंबल ये होता है, इसमें ये जेड आ जाता है। आगे देते हैं टनल डायोड। तो टनल डायोड क्या होता है, एक हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है जो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पर आधारित है। ये याद रखना, टनल इफेक्ट पर आधारित है, ये सुरंगन प्रभाव पर काम करता है, टनल बनती है इसमें, इसलिए ये टनल डायोड कहलाता है। इसमें 10⁻³ भाग में 1 भाग इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। जैसे कि हमने डायोड पढ़ा था, डायोड में क्या था, 10⁸
जर्मेनियम में एक जो है हम क्या मिलाते थे, एक एटम अशुद्धि का मिलाते थे, कितने में, 10⁸ में, और टनल डायोड में 10⁻³ में एक मिलाते हैं, यानी इंप्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हैवी डोपिंग के कारण डिप्लेशन लेयर बहुत कम होती है, यानी डिप्लेशन लेयर वहां कितनी थी, 1 माइक्रोन, और यहां काय के ऑर्डर की हो गई, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की हो गई, यहां हो गई 100 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें डिप्लेशन लेयर बहुत पतली होती है। इसे ईसाकी नाम के साइंटिस्ट ने खोदा था, आविष्कार किया था, इसीलिए इसे ईसाकी डायोड भी कहते हैं। और इसका सिंबल ये दिया हुआ है, ये टनल इस तरीके से बना दी गई, ये टनल डायोड का सिंबल है। तो सिंबल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये टनल डायोड का सिंबल ध्यान रखेंगे। और इसमें एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पाया जाता है। जो टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है और उसके बाद घटता है, फिर इस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। तो ये इस तरीके से इससे आगे ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करता है। ये रीजन कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और इसी को हम कहते हैं डायनाट्रॉन रीजन। तो याद रखना, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला, इसी में टनल डायोड काम करता है। तो पूछ सकते हैं टनल डायोड कौन से रीजन में काम करता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन या डायनेट्रॉन रीजन में ये डायोड कार्य करता है, लिखा हुआ है। इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पाया जाता है, जिसे डायनेट्रॉन रीजन कहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका होता है। अब इसका उपयोग कहां पर होता है, तो हाई स्पीड स्विचेज में, जैसे कंप्यूटर स्विचेज में इसका यूज किया जाता है। ये डायोड जो है, टनल इफेक्ट जो है, टनल घटना जो होती है, वो प्रकाश की चाल से काम करती है, बहुत तेज स्पीड होती है। और इसका यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर में और लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये हम इसके यूज भी याद रखेंगे। और मेन चीज है, इसे ये याद रखेंगे कि इसमें जो है डॉपिंग किस तरीके से की जाती है। 10⁻³ में एक भाग मिलाया जाता है। टनल डायोड में डिप्लेशन लेयर 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है और टनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। इसका नाम ईसाकी डायोड भी होता है और ये प्रकाश की चाल से काम करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं, भाई एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो लाइट इमिटिंग डायोड है। और ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है। ये गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के बने होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और कॉपर। तो कॉपर क्या है, सेमीकंडक्टर नहीं है, और सब सेमीकंडक्टर हैं, ठीक। और ये किस बेस पर काम करता है कि एनर्जी बैंड गैप की जो वैल्यू होती है hc/λ होती है। क्योंकि इसमें लाइट उत्सर्जित होती है तो लैम्डा बराबर हो गया hc/Eg, और h और c की जब गुणा करते हैं, प्लांक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट की जब गुणा करते हैं तो ये आती है 12,375, और Eg अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगा दें तो ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए लगभग ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप, तो अगर 1 लगा दें तो 12,375 मान आ जाता है। इतने एंगस्ट्रॉम की लाइट आएगी, जो कि क्या है, हीट रेडिएशन है एक तरीके से। तो ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड है, इसका बैंड गैप होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखेंगे ये वैल्यू। और इसे लगाएंगे तो 8,534 एंगस्ट्रॉम की लाइट उत्सर्जित होगी, जो कि इंफ्रारेड में आती है। इंफ्रारेड डायोड भी बनाए जाते हैं। तीसरा आता है गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इसका एंड बैंड गैप होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा की वैल्यू आती है 6513। तो जो पीली या हरी रंग की आती है, ये पीला या हरा होता है ये कलर। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग रंग के एलईडी देखते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। एलईडी का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, बाहर को 2 एरो दिखा दिए जाते हैं लाइट निकलते हुए। इसका यूज कहां करते हैं, तो चोर घंटी, बर्गलर अलार्म में, जो कि बैंक वगैरह में लगे हुए होते हैं, वहां इसका यूज किया जाता है। नंबर 2, घड़ी में, कैलकुलेटर में, पैनल बोर्ड में, जहां न्यूमेरिकल डिस्प्ले का काम होता है, वहां इनका यूज होता है। और ये हमने पढ़ाया था 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एलईडी का जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 20 वर्ष होता है। अब हम लेते हैं फोटोडायोड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोडायोड।
तो फोटोडायोड में रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है। इसे फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। यह सेमीकंडक्टर में फोटो कंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो याद रखेंगे फोटोडायोड एक तो रिवर्स बायस्ड होता है हमारा, ये बात हमें याद रखनी है, रिवर्स बायसिंग में काम करता है। दूसरी बात याद करनी है, ये फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। और तीसरी बात याद करनी है कि ये फोटो कंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और जो पदार्थ हैं जिनसे बनाते हैं वो पदार्थ हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फास्फाइड है। उपयोग, ये जो है 10 की घात -9 सेकंड में ऑन या ऑफ हो सकता है, इसीलिए इसका उपयोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। ये याद रखेंगे, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सा डायोड यूज करते हैं, तो फोटो डायोड यूज करते हैं। इसका यूज प्रकाश से चलने वाले स्विचेज में, कंप्यूटर पंच कार्ड और टेप को पढ़ने में किया जाता है। उपयोग याद रखेंगे इसके। चलिए अब हम रेक्टिफायर की एक समरी देखे ले रहे हैं। रेक्टिफायर हमने 3 पढ़े हुए हैं। पहला है हाफ वेव, दूसरा है फुल वेव और तीसरा है हमारे पास ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो इसे देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो ई मैक्सिमम, फुल वेव में होता है 2E मैक्सिमम और ब्रिज टाइप में होता है E मैक्सिमम। ये याद रखेंगे। तो इसमें जो है पीक इनवर्स वोल्टेज कम है यहां पर, और ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसलिए ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है। डायोड की संख्या हाफ वेव में 1 होती है, फुल वेव में 2 होती है और ब्रिज टाइप में 4 होती है। तो इसमें डायोड की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ये महंगा होता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है। तीसरी नंबर हमें एफिशिएंसी याद रखनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो 40.6% होती है, याद रखेंगे 40.6। और फुल वेव में और ब्रिज टाइप में इसकी 2 गुनी होती है, 40.6 का 2 गुना 81.2। तो दक्षता दोनों में बराबर है फुल वेव में। तीसरा है रिपल फैक्टर यानी ऊर्मिका गुणांक। तो जब हम किसी भी एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं तो डीसी के साथ साथ कुछ एसी कंपोनेंट भी आउटपुट में आ जाते हैं, उन्हें हम रिपल्स कहते हैं। ठीक है। तो वो रिपल फैक्टर हाफ वेव में सबसे ज्यादा होता है 1.21 और सबसे कम होता है 0.482 और 0.48। तो ये याद रखेंगे, रिपल फैक्टर भी पूछा जाता है। अब हम पूछ रहे हैं इसमें कि डीसी सबसे ज्यादा काय में मिलेगी, एसी सबसे ज्यादा काय में मिलेगी। तो हाफ वेव चूंकि आधी साइकिल का ही रेक्टिफिकेशन कर रहा है और आधी ऐसे ही रह रही है, इसका मतलब इसमें एसी ज्यादा मिलती है, डीसी कम मिलती है, लेकिन इन दोनों में डीसी ज्यादा मिलती है। सबसे अच्छा रेक्टिफायर कौन सा होगा हमारा, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है, इसमें डीसी भी हमें ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फिल्टर, और फिल्टर का काम होता है छानना। तो हमने अभी हाल बताया है कि जब एसी को डीसी में बदलते हैं तो आउटपुट में कुछ रिपल्स या एसी कंपोनेंट भी पहुंच जाते हैं, तो उन्हें रोकने का काम कौन करेगा, छानने का काम कौन करेगा, फिल्टर। तो वो फिल्टर हमारे 4 होते हैं। रेक्टिफायर के आउटपुट में डीसी के साथ साथ कुछ एसी कंपोनेंट भी आ जाते हैं जिन्हें हम रिपेल या ऊर्मिका कहते हैं, हिंदी में ऊर्मिका। फिल्टर इन एसी और डीसी को अलग करता है। फिल्टर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो इसमें ये तो हमारे पास लोड है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहां एक सीरीज में इंडक्टेंस लगा दी, इसी के लिए इसका नाम हो गया सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसमें क्या होता है, केवल एक इंडक्टर लगी होती है, कॉइल लगी होती है। दूसरा फिल्टर होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट का मतलब पैरेलल में, तो जो हमारे पास लोड लगा हुआ है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया जाए, तो ये एक शंट कैपेसिटर फिल्टर कहलाता है। तीसरा होता है एल टाइप फिल्टर। एल टाइप फिल्टर में क्या है, ये तो हमारे पास लोड है ही है, तो यहां पर एक इंडक्टेंस और एक पैरेलल में कैपेसिटेंस लगा दें तो ये एल की फॉर्म बन जाती है, इसलिए इसे हम एल टाइप फिल्टर कहते हैं। और चौथा फिल्टर होता है पाई टाइप फिल्टर, जो कि सबसे अच्छा होता है, पाई टाइप फिल्टर। तो इसमें क्या है, देखो ये एक हमारी पाई टाइप बन रही है, ये इस तरीके से पाई बन रही है, और जो पाई में ये दोनों भुजाएं हैं, यहाँ कैपेसिटर है और ऊपर वाली जो भुजा है हमारे पास यहाँ पर एक इंडक्टेंस है, और आउटपुट हमें लोड पर मिलती है। तो ये पाई टाइप फिल्टर जो है सबसे अच्छा फिल्टर माना जाता है। डायोड इक्वेशन हम अभी पीछे पढ़ा चुके हैं, I बराबर I0 e की पावर EV अपॉन ईटा KT -1, या ऊपर इसे हमने B कह दिया और नीचे BT कह दिया -1। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू शॉकले ने की थी, याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर हमेशा कैसी है, ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस है, करंट से चलने वाला, धारा प्रधान युक्ति है, याद रखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि ट्रायोड वाल्व जो हमने 12th में पढ़े थे वो कैसी डिवाइस थे? वोल्टेज से कंट्रोल होने वाली डिवाइस हैं। तो याद रखना, ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल्ड और वाल्व जो हैं वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने में जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन का ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन के ज्यादातर यूज में लाए जाते हैं, जर्मेनियम के कम बनाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि सिलिकॉन की टेम्परेचर रेंज 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर होते हैं वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट किए जा सकते हैं, जबकि जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर केवल 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट किए जा सकते हैं। यानी कि जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज पीएनपी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं? एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हल्के पार्टिकल्स हैं होल्स की तुलना में, जिनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, वो तेजी से काम करते हैं, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज ज्यादा किया जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज कम किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है, ट्रांजिस्टर में 3 रीजन इमिटर, बेस और कलेक्टर होते हैं, ये सभी को मालूम है। और साइज के अनुसार देखा जाए तो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा इमिटर और सबसे छोटा बेस होता है। लेकिन डोपिंग के हिसाब से देखा जाए तो डोपिंग सबसे ज्यादा इमिटर की होती है, उससे कम कलेक्टर की होती है, और सबसे कम बेस की डोपिंग होती है। और ट्रांजिस्टर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी ट्रांस यहां से ले लिया और ISTER यहां से ले लिया, तो ये मिलाकर के क्या बन गया? एक लैटिन शब्द है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। यानी कि ये क्या करता है? इनपुट से आउटपुट को रेजिस्टेंस का क्या करता है? ट्रांसफर करता है। इनपुट का रेजिस्टेंस लो और आउटपुट का रेजिस्टेंस हाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इमिटर का काम क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर, एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन ये, और पीएनपी है तो होल्स। मेजॉरिटी कैरियर को बेस में भेजना इमिटर का काम होता है। बेस का काम क्या होता है? इमिटर से आए कैरियर को कलेक्टर पर भेजना, ये काम बेस का होता है। और कलेक्टर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी मेजॉरिटी कैरियर हैं उन्हें बेस से कलेक्टर तक पहुंचाने का काम होता है। जनरल कंडीशन क्या होती है? हमेशा याद रखेंगे, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग पर, और बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायसिंग में रहता है। और ये हमारी इक्वेशन आती है IE बराबर IB प्लस IC, याद रखेंगे। और इमिटर करंट और कलेक्टर करंट का ऑर्डर क्या होता है? हमेशा मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती हैं, जबकि बेस करंट हमेशा कौन से ऑर्डर की होती है? माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। ट्रांजिस्टर में इनपुट इंपीडेंस कम होती है और आउटपुट इंपीडेंस हाई होती है, ये याद रखना। ट्रांजिस्टर में इनपुट इंपीडेंस लो, आउटपुट इंपीडेंस हाई होती है। आइए कुछ अब जो है अल्फा और बीटा में हम देखते हैं कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहले तो अल्फा क्या होता है? ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाया है, और कॉमन बेस में आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या कहलाता है? करंट गेन अल्फा कहलाता है कॉमन बेस में। और IC की वैल्यू ज्यादा वो कम, और IE की ज्यादा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 से कम होती है। अल्फा आ गया। इसी तरीके से बीटा क्या होता है? कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर में आता है, बीटा करंट गेन होता है तो आउटपुट करंट IC अपॉन इनपुट करंट IB का अनुपात क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। और गामा क्या होता है? कॉमन कलेक्टर में आउटपुट करंट IE और इनपुट करंट IB का अनुपात क्या कहलाता है? गामा कहलाता है। तो अल्फा बीटा गामा हो गया। अब अल्फा बीटा गामा में रिलेशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा का मान 1 से ज्यादा होता है, अल्फा का मान 1 से कम होता है। ये मैं अभी बताता हूं तुम लोगों को, ये वाला रिलेशन अभी बताता हूं, पहले इतना हिस्सा देख लें हम। गामा क्या होता है? अल्फा बीटा हो गया। गामा होता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, या होता है 1 प्लस बीटा। कहीं से भी देख सकते हैं, हम गामा की नीचे डेफिनेशन दी थी वहां से देख सकते हैं। तो यहां हमें याद रख लेने हैं, गामा होता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, या होता है 1 प्लस बीटा। अब हम देखते हैं यहां पर इतना हिस्सा अगर हम ले लें
देखो ये हिस्सा ले लें, 1/1 - अल्फा बराबर है 1 प्लस बीटा। अगर इसकी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें ये, तो क्या आएगा 1 - अल्फा और 1 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये रिलेशन आ जाता है। अब हम देखते हैं IE, IB और IC में रिलेशन क्या होता है। तो देखो भाई IE, IB और IC में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 - अल्फा और अल्फा। सबसे ज्यादा इमिटर करंट होती है, सबसे कम बेस करंट होती है और कलेक्टर करंट उसके बीच में होती है। तो ये रिलेशन हमें याद रखेंगे। IE, IB और IC में जो रेशियो होता है वो 1 - अल्फा और अल्फा होता है। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है ये रिलेशन गामा बीटा अल्फा। तो गामा बीटा अल्फा का जो रिलेशन होता है 1 अल्फा अल्फा 1 - अल्फा, ये आता है। अगर हम इसे वैसे देखना चाहें तो देखो ये तो अल्फा है, ये है हमारे पास गामा अनुपात बीटा अनुपात अल्फा। ये रिलेशन हमें देखना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, बीटा की वैल्यू क्या होती है और गामा की वैल्यू क्या होती है। तो हम बीटा गामा तो ऐसे ही रहने दें, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा और अल्फा, ये होता है। और अगर हम यहां पर गामा की वैल्यू देखें, अब बीटा के पदों में गामा देखें, तो ये हमारे पास गामा और बीटा में रिलेशन क्या होता है 1 प्लस बीटा इक्वल टू गामा। तो गामा बराबर होता है 1 प्लस बीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस बीटा और अल्फा अपॉन और अल्फा। अब बीटा की वैल्यू अगर हम यहां पर लगा दें अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, 1 - अल्फा LCM, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा अल्फा अपॉन अल्फा, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास 1 अपॉन 1 - अल्फा अल्फा अपॉन 1 - अल्फा और अल्फा। अगर हम 1 - अल्फा से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अल्फा अल्फा और 1 - अल्फा, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाता है। तो देखिए ये है हमारे पास रेशियो 1 अल्फा अल्फा 1 - अल्फा, 1 अल्फा और 1 - अल्फा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाते हैं। तो ये रिलेशन हमें याद रखने होंगे, सारे के सारे रिलेशन। अब कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है, तो अगर PNP है हमारे पास, PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है, अंदर की ओर अगर डायरेक्शन है एरो की तो PNP है, और एरो अगर बाहर की ओर है तब हमारी NPN है। और एरो क्या बताता है करंट फ्लो की दिशा, धारा के बहने की दिशा कौन बताता है, एरो बताता है। बीटा हमें पता लगी गया। अब अगर हम कॉमन इमिटर में कलेक्टर करंट निकालें तो कलेक्टर करंट कैसे आती है, IC बराबर जितना हमारे पास इनपुट करंट है IB उसका कितने गुना, जो उसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा, प्लस जब हम इनपुट में कोई करंट नहीं बह रहे हैं तब यहां जो बहने वाली धारा है काय के बीच, कलेक्टर और इमिटर के बीच, तो कौन सी धारा होगी ICE, और इनपुट क्या है ओपन, तो ICEO, और ये कहलाती है लीकेज करंट। इनपुट में कोई भी धारा नहीं है फिर भी आउटपुट में धारा मिल रही है तो वो लीकेज करंट कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से ये IC बराबर इसमें होगी अल्फा IE प्लस ICBO। तो ये सारे फार्मूला हमें कई बार देखने हैं, इनका रिवीजन करेंगे और इन्हें तैयार करके जाएंगे। यहां से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, वीक AC सिग्नल को स्ट्रॉन्ग AC सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ऑसिलेटर की तरह काम करता है। और तीसरा क्या होता है, स्विच की तरह काम करता है। तीनों चीजें याद रखनी है हमें, ट्रांजिस्टर के 3 काम होते हैं। अब बात आती है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से रीजन होते हैं, तो 3 रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। तो ये नीचे का जो हिस्सा आता है यहां पर ये कहलाता है कट ऑफ रीजन, जबकि इनपुट में कोई धारा नहीं बह रही है, तब भी हमारे पास
कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट मिलती है, बेस करंट 0 है कॉमन एमिटर में, लेकिन फिर भी आउटपुट में मिल रही है, लीकेज करंट बह रही है, तो जो नीचे का रीजन होता है वो कहलाता है कट ऑफ रीजन। और जो जहां से धारा का मान क्या हो जाता है आगे के लिए कांस्टेंट हो जाता है, उससे पहले पहले की जो धारा होती है वो कहलाता है सैचुरेशन रीजन, जिसमें धारा का मान लगातार कांस्टेंट बना रहता है वो कहलाता है एक्टिव रीजन। नेक्स्ट है हमारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। क्या होता है, तो इनपुट में जैसा सिग्नल लगाया है वैसा ही सिग्नल एम्प्लीफाई होकर के आउटपुट में मिले, उसकी शेप में यानी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे सिग्नल को हम, ऐसे एम्प्लीफिकेशन को हम फेथफुल या वफादार एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और इसकी क्या कंडीशन है, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होनी चाहिए, प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज होना चाहिए और प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होना चाहिए। जो सर्किट इन तीनों शर्तों को पूरा करता है वो सर्किट बायसिंग सर्किट कहलाता है। इन शर्तों के पूरे होने पर ट्रांजिस्टर जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के एक्टिव रीजन में कार्य करता है और क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट स्थायी बना रहता है। क्यू पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये हमें पढ़ लेना है, इससे भी ये क्वेश्चन आएगा। फिर आता है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्थायी गुणांक क्या होता है, तो लीकेज करंट में परिवर्तन होने के बाद भी जिस सीमा तक कलेक्टर करंट कांस्टेंट बनी रहती है वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। यानी S बराबर डेल IC अपॉन डेल ICVO, और S का मान जितना कम होगा वो सर्किट उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। और S का मिनिमम मान आइडियल वैल्यू 1 हो सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती, और ये जो है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है डीसी लोड लाइन क्या होती है, क्वेश्चन ये भी आएगा डीसी लोड लाइन का। तो ये ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर खींची गई वो रेखा है जो जीरो सिग्नल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग BCE और ICE का मान बताती है। डीसी लोड लाइन का यूज क्यू पॉइंट के निर्धारण में किया जाता है। याद कर लेना, एक क्वेश्चन ये मिलेगा, चाहे क्यू पॉइंट मिल जाए या डीसी लोड लाइन क्या होती है ये मिल जाए। अब डीसी लोड लाइन और एसी लाइन का जो कटान बिंदु होता है जहां दोनों कट करती हैं वो हमारा क्यू पॉइंट बताता है। ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पर जो है क्या मिलेगा, क्यू पॉइंट होगा। डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन जहां कट करती हैं वो पॉइंट हमारा क्यू पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट इसमें थर्मल रन अवे। ट्रांजिस्टर कैसी युक्ति है, ताप सुग्राही युक्ति, टेम्परेचर सेंसिटिव युक्ति है। और जब टेम्परेचर अधिक होता है तो क्या बनती है, लीकेज करंट का मान बढ़ता जाता है, और उसके बाद क्या होता है, एक करंट का मान एक रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, थर्मल रन अवे कहते हैं, थर्मल रन अवे। अब ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर का एक पूरा चार्ट दिया है मैंने। कॉमन बेस एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। कभी कभी पूछते हैं कि वोल्टेज गेन कौन से एम्पलीफायर का सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखेंगे वोल्टेज गेन कॉमन बेस का सबसे ज्यादा, कॉमन एमिटर का मीडियम। एमिटर में याद रखो वोल्टेज गेन और करंट गेन मीडियम होता है। तो ये जो है कॉमन एमिटर में वोल्टेज गेन मीडियम, करंट गेन मीडियम और पावर गेन हाई होता है। चूंकि इसका पावर गेन हाई होता है इसलिए सबसे ज्यादा यूज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का किया जाता है। वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा कॉमन बेस का, करंट गेन सबसे ज्यादा कलेक्टर का, और पावर गेन सबसे ज्यादा एमिटर का। तो ये चार्ट हमें ध्यान रखना है। और फेज रिलेशनशिप क्या होती है, तो जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है वो एक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, कॉमन एमिटर केवल याद रखना। और इसमें जो इनपुट पे सिग्नल लगाया जाता है उस सिग्नल को ये 180 डिग्री आउटपुट चेंज कर देता है। अगर हम इनपुट पर ऐसा लगाएंगे तो आउटपुट पर हमें इसका उल्टा मिलेगा इस तरीके से। तो ये क्या करता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में फेज जो है वो 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब गेन, तो ये आता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में। अगर हमें ज्यादा गेन की जरूरत है तो एम्पलीफायर एक निश्चित गेन कर सकता है। अगर हमें और ज्यादा गेन की जरूरत है तो हम एक से ज्यादा एम्पलीफायर को आपस में जोड़ देते हैं। और ज्यादा गेन की जरूरत है, एक एम्पलीफायर और जोड़ देते हैं। तो जो टोटल गेन होता है वो क्या होता है, पहले एम्पलीफायर का गेन, दूसरे का गेन, तीसरे का गेन, इस तरीके से गुणा करते जाते हैं।
जैसे 3 एम्पलीफायर हैं जिनके गेन 10, 20 और 30 हैं, तो टोटल गेन क्या होगा, तो इनकी हम गुणा कर देंगे, टोटल गेन आ जाएगा। तो 2 3 6, 1 2 3, तो ये इतना गुना सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर लेगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। बायसिंग सबसे अच्छी कौन सी होती है, तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी वेक्टर सबसे कम होता है और इसका स्टेबिलिटी वेक्टर जो है 1 और बीटा प्लस 1 के बीच आता है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर हम 1 मान सकते हैं। वैसे ये प्रैक्टिकली 10 के आसपास आता है। आरसी कपल एम्पलीफायर में गेन किस तरीके से बढ़ता है, तो देखिए ये इस तरीके से होता है, जो गेन का डायग्राम आता है वो इस तरीके से आता है। ये हमारे पास 3 रेंज होती हैं, ये होती है हमारी लो फ्रीक्वेंसी, ये होती है मिडिल फ्रीक्वेंसी और ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी। यहां पर गेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है ये गेन। तो ये मीडियम फ्रीक्वेंसी गेन में, इसीलिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो स्पीच वगैरह देते हैं नेता हमारे, या हम म्यूजिक सुनते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसी गेन में क्या होता है, जैसे जैसे हम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं गेन क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन क्या होगा, बढ़ेगा। मिडिल फ्रीक्वेंसी गेन में क्या रहेगा, गेन कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए स्पीच और म्यूजिक में इसका यूज करते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर गेन घटता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, स्लाइड है हमारी, बैंडविड्थ क्या होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें एम्पलीफायर का गेन अधिकतम गेन का 70.7% या अधिक हो जाता है, बैंड चौड़ाई कहलाती है। याद रखेंगे 70.7 या 0.707 गुना हो जाता है। और एम्पलीफायर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या होती है, F2 - F1 होती है। F2 बड़ी फ्रीक्वेंसी, F1 छोटी फ्रीक्वेंसी। अगर वो बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ कभी पूछ ले और 2 फ्रीक्वेंसी दे दे, तो बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी घटा के टिक लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर तक कर लिया। अब इसमें क्या बचता है, एक तो बचता है CRO और एक बचता है मल्टीमीटर। तो मैंने CRO और मल्टीमीटर के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए हैं, वो आप लोग एक बार जरूर देख जाना, जरूर देख लेना। वो क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चन है केवल, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहां से 6-7 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे CRO और मल्टीमीटर से। तो इस तरीके से ये हमारा बूस्टर की सेकेंड डोज आप लोगों के कंप्लीट हो गई है और सेकेंड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया है। कल आप लोगों का एग्जाम है, एग्जाम दें, बिल्कुल फ्री होकर के देंगे, बढ़िया पेपर होगा। जितना मैंने पढ़ाया है, मैं समझ रहा हूँ 75 क्वेश्चन करने को हैं आप लोगों के लिए, तो 70 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं। सभी लोग अच्छा एग्जाम करके आए, ऑल द बेस्ट। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पेपर आएगा तो उसके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और भाई वीडियो को मेहनत की है, लाइक और शेयर जरूर करना। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई, धन्यवाद।